बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 34 को हमने डिस्कस करना है। और लेक्चर नंबर 34 हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन B12। तो विटामिन B12 हमारे जो विटामिन बी कम्प्लेक्स हम पढ़ रहे हैं उसका लास्ट पार्ट है, जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये विटामिन बी वाटर सोलुबल है, पानी के अंदर हल हो जाता है, हीट स्टेबल है एट न्यूट्रल पीएच। अगर पीएच न्यूट्रल 7 होगी तो ये हीट स्टेबल है, लेकिन अगर इसकी पीएच 7 ज़्यादा होगी, अल्कलाइन होगी, तो फिर ये हीट स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके अंदर एक एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं कोबाल्ट। तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, ये आपने याद रखना है। और इसके अदर नेम्स कौन से हैं, इसको आप ये कोबाल्ट की वजह से कोबालामीन भी कह सकते हैं, इसको आप सोयानो कोबालामीन भी कह सकते हैं, कोबामाइड भी कह सकते हैं, कोबाल्ट अमीन भी कह सकते हैं। ये इसके अदर नेम्स हैं। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो ये सिर्फ एनिमल सोर्सेज आपको मिलेगा, ये प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, प्लांट्स में एक चीज़ है लगवीम, उनके अंदर आपको मिलेगा ये फलीदार पौधे जैसे मटर होता है, लेकिन उनके अंदर भी जो विटामिन B12 वो बैक्टीरिया की वजह से वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। तो जो भी विटामिन B12 आपको मिलता है वो एनिमल से मिलेगा। तो सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये जो बैक्टीरिया होते हैं या प्रोटोजोन होते हैं जो आप कह सकते हैं स्टमक के अंदर पाए जाते हैं एनिमल्स के, तो उनके स्टमक में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म विटामिन B12 बना रहे हैं। ठीक है, फाउंड ओनली इन फूड्स ऑफ एनिमल रीजन, मतलब ये उन तमाम फूड के अंदर पाए जाएंगे जो फूड आपको एनिमल से मिलेंगी, जिस तरह लिवर हो गया, किडनी हो गया, मिल्क, एग्स एंड फिश, मसल। तो ये सारी चीज़ें एनिमल से बिलोंग करती हैं, तो इनके अंदर आपको ये विटामिन B12 मिलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फंक्शंस पे। तो पहला इसका फंक्शन है एरिथ्रोपोएसिस। तो एरिथ्रोसाइट्स हम कहते हैं RBC को, रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड के अंदर जो होते हैं, रेड ब्लड सेल जिनके अंदर वो आप कह सकते हैं प्रोटीन होती है, इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो हमारी बॉडी में जितने भी RBC बन रहे हैं, ठीक, RBC बनने के अमल को हम कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। तो एरिथ्रोपोएसिस को कौन रेगुलेट कर रहा है? विटामिन B12। अगर विटामिन B12 हमारी बॉडी में कम हो गया तो हमारी बॉडी में अनीमिया हो जाएगा, नॉर्मल RBC नहीं बनेंगे हमारी बॉडी में। और दूसरा इसका फंक्शन है WBC मैच्योरेशन। दूसरे सेल होते हैं इनको कहते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल बन तो जाते हैं लेकिन फिर उनको मैच्योर होना होता है, तो उनको मैच्योर करवाने में कौन हेल्प कर रहा है? यही विटामिन B12 हेल्प कर रहा है। और फिर तीसरा इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बन रही है, तो प्रोटीन को बनाने में विटामिन B12 हेल्प कर रहा है। और ये क्या करता है? ये अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं और अमाइनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनती हैं। और फिर नेक्स्ट इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ मिथियोनिन। ये एक अमाइनो एसिड है हमारी बॉडी के अंदर, मिथियोनिन, तो उसको बनाने में विटामिन B12 अपना रोल प्ले कर रहा है। और फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ये लास्ट पे है कि फ़ैट हमारी बॉडी में आ जाती है, फिर उनको तोड़ना होता है, उससे आगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बनती हैं। तो फैट को तोड़ने में, इसको मेटाबॉलाइज करने में विटामिन B12 का रोल है। और लास्ट पे अगर ये विटामिन हमारी बॉडी में कम हो जाए तो फिर हमारी बॉडी में कंडीशन पैदा हो जिसको कहते हैं पर्नीशियस अनीमिया। अनीमिया कहते हैं खून की कमी को। ठीक है, तो पर्नीशियस अनीमिया ये टर्म हम बोलते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन B12 है ना, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। हमारी बॉडी में जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं ना, तो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से चीज़ें हमारे ब्लड में जाती हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो विटामिन B12 भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर ये तमाम जगहों पे जाकर अपना रोल प्ले करता है। लेकिन बाज़ दफ़ा जब प्रॉब्लम आती है तो ये विटामिन B12 हमारी ब्लड के अंदर जाता ही नहीं है, तो जिसके रिज़ल्ट में ये पर्नीशियस अनीमिया पैदा हो जाता है। अगर पर्नीशियस अनीमिया किसी को है तो उस बंदे में कौन सी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं? तो उस बंदे में क्या हो जाएगा? पहली चीज़ है गैस्ट्रिक रिजेक्शन। ठीक हो गया कि इसके स्टमक में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे और फिर वो उसका जो स्टमक है उसको बॉडी से निकालना, वो रिमूव करना पड़ जाता है। और फिर एक और कंडीशन आती है, इसको कहते हैं पैंक्रियाटिक्टेक्टमी कहते हैं। तो हमारे स्टमक के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, जिससे इंसुलिन बनती है। तो जब उसमें प्रॉब्लम आती है तो पैंक्रियाज को भी निकालना पड़ जाता है। और फिर इन्फेस्टेशन विद टेपवर्म, कि अगर पर्नीशियस अनीमिया है तो हमारी बॉडी में टेपवर्म आ जाता है। टेपवर्म एक पैरासाइट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है, तो फिर ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टमक डिसऑर्डर होता है, स्टमक में डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्प्रू। और फिर उसके साथ हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन, बहुत सारे ड्रग्स पैदा हो जाते हैं।